अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने क्लास लिया था पिगमेंटेशन पर। हमने क्लास लिया था पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन और उसमें हमने दो टाइप्स किए थे, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस पिगमेंटेशन। और फिर इसमें हमने एक पिगमेंट किया था जिसको मेलानिन कहते हैं, तो मेलानिन पर हमने बात की थी। ठीक है, तो आज ये दूसरा पार्ट है, पिगमेंटेशन का दूसरा लेक्चर है, पार्ट बी है। ठीक है ना। और इसमें दो तीन एग्जांपल्स आज हम पढ़ेंगे। एक एग्जांपल जो मेलानिन था वो हमने पहले लेक्चर में ही उसको किया था। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका जो दूसरा टाइप है हीमोसाइड्रीन से। सो हीमोसाइड्रीन क्या है? हीमोसाइड्रीन इज द इनसॉल्युबल स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन इन मैक्रोपेजेस बाउंड टू फेरेटिनम। स्टोर फॉर्म क्या है? सॉरी, हेमोसाइट्रीन जो कि है ये इनसॉल्युबल स्टोर फॉर्म है आयरन का। ठीक है, हेमोसाइट्रीन एज दी इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल स्टोर फॉर्म है आयरन का। ठीक है, आयरन का। एंड मैक्रोपेजेस, कहाँ पर? मैक्रोपेजेस में। बाउंड टू फेरेटीन, और ये वहां पर फेरेटीन के साथ बाउंड होता है, बाउंड टू फेरेटीनम। अच्छा, हीमोसाइट्रीन जो कि है ये एक इनसॉल्युबल स्टोर फॉर्म है आयरन का मैक्रोपेजेस में। अच्छा, ये बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज में स्टोर होता है, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली ये मैक्रोपेजेस में स्टोर होता है। ठीक है ना, मैक्रोपेजेस में स्टोर होता है, इसलिए यहाँ पर डिफिनीशन में वर्ड मैक्रोपेजेस यूज हुआ है। सो हीमोसाइट्रीन, अगेन आई रिपीट, हीमोसाइट्रीन इज द इनसॉल्युबल स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन and macrophages bound to ferritinum. The source of iron is usually hemoglobin arising from hemolysis. अच्छा, आयरन जो के है ये कहाँ से आता है? मैक्रोपेजेस में, और फिर ये स्टोर होता है और ये जो के हीमोसाइट्रीन बनाता है। सो द क्वेश्चन इज, आयरन कहाँ से आता है? द सोर्स ऑफ आयरन, तो आयरन कहाँ से आता है? आयरन के लिए क्या सोर्स है? द सोर्स ऑफ आयरन इज यूजुअली हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन है, एराइजिंग फ्रॉम हीमोलाइसिस। और हीमोग्लोबिन कहाँ से आता है? हीमोलाइसिस से। तो जब भी आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है, जिसको हीमोलिसिस कहते हैं, जब भी हीमोलिसिस होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ हीमोलिसिस हीमोग्लोबिन जो के है ये रिलीज होता है आरबीसी से। आरबीसी से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है और इसी हीमोग्लोबिन से जो के है फिर आयरन हासिल हो जाता है। सो आयरन का सोर्स क्या है? ये आयरन फिर जो के क्या हो जाता है, ये इस मैक्रोपेजेस में इनसॉल्युबल फॉर्म में ये स्टोर पड़ा रहता है। ठीक है ना, और इसको कहते हैं हीमोसाइड्रीन। ठीक है, सो अगेन आई रिपीट, जब भी हीमोलिसिस होती है, हीमो आरबीसीज की हीमोलिसिस, हीमोलिसिस कैसे कहते हैं? हीमोलिसिस कहते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, तो इसको हीमोलिसिस कहते हैं। सो हीमोलिसिस की जब भी आरबीसीज की हीमोलिसिस होती है तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है और हीमोग्लोबिन से आयरन रिलीज होता है, और ये आयरन फिर मैक्रोपेजेस में स्टोर पड़ा होता है इनसॉल्युबल फॉर्म में। और अब इसको कहते हैं, दिस इनसॉल्युबल आयरन इज नाउ कॉल्ड इन मैक्रोपेजेस, इट इज कॉल्ड हीमोसाइट्रीन, इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये याद रखें कि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैक्रोपेजेस में, ये जो आयरन होता है हीमोसाइट्रीन होता है, ये बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज में होता है, लेकिन चूंकि मोस्टली ये मैक्रोपेजेस में आकर होता है, मैक्रोपेजेस में स्टोर हो जाता है, इसलिए डिफिनीशन में हमने मैक्रोपेजेस वर्ड यूज किया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स अकर्स, अब ये हिमालिसिस की बात कर रहा है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट जो कि ये आरबीसीज का दूसरा नाम है। अच्छा, इसको आरबीसीज भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी इसको कहते हैं, और इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम है। ठीक है ना। सो आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, इट इज कॉल्ड हिमालिसिस। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स occurs in different hemoparasitic disease। अच्छा, हिमोलिसिस क्यों होता है, एरिथ्रोसाइट्स की ब्रेकडाउन क्यों होती है? तो एक तो नॉर्मली आरबीसीज का जब जो लाइफ स्पेन है, ठीक है ना, 6 to 7 डेज, या आरबीसीज का जो टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना,
तो उसकी ब्रेकडाउन पर होती है। एक तो नॉर्मल है, एक पैथोलॉजिकल भी है, ठीक है ना। हीमोलिसिस कुछ डिजीज की वजह से भी हो सकता है। और ऐसे कौन से डिजीज है, तो हीमोपैरासिटिक डिजीज में। हीमोपैरासिटिक डिजीज किसे कहते हैं, ऐसे डिजीज जिसमें हीमोपैरासिटिक अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पर। हीमोपैरासिटिक का क्या मतलब है, एक ऐसा पैरासाइट्स जो हमारे आरबीसीज को टारगेट करता है, जो आरबीसीज की रप्चरिंग काज होती है। ऐसी डिजीज जिसमें पैरासाइट अटैक करता है और उस डिजीज में आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, तो इसको कहते हैं हीमोपैरासिटिक डिजीज को कहते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूं तो इसका एग्जांपल है मलेरिया। एक सादा सा और आसान एग्जांपल इसका मलेरिया है, क्योंकि मलेरिया में भी जो कि आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है। तो जब आरबीसीज के इस तरह की डिजीज में आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है, तो इस दौरान आरबीसीज में मौजूद हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा और उससे आयरन रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। और वो आयरन जो कि फिर वो स्टोर फॉर्म में मैक्रोफेजेस में होगा और ये अब हीमोसाइड्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की हीमोपैरासिटिक डिजीज है जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है। और या दूसरा ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें हीमोलाइसिस अकर हो सकता है, एक तो ये हो गया हीमोपैरासिटिक डिजीज। और या एक दूसरा भी ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसीज की ब्रेकडाउन या इसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और वो कौन सा है, व्हेन ब्लड एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। या इस तरह भी होता है कि जब ब्लड जो के है ये ब्लड वेसल से बाहर एस्केप हो जाए, बाहर चले जाए, तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेमरेज। इसको हेमरेज कहते हैं, या जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना। हेमरेज या ब्लीडिंग में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की रप्चरिंग की वजह से या ब्लड वेसल्स में इंजरी की वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड जो के हैं ये वेसल से बाहर जाता है, एस्केप हो जाता है, बाहर जाता है, तो इसको कहते हैं हेमरेज, इसको कहते हैं, या ब्लीडिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो हेमरेज या ब्लीडिंग में भी जो के है ये हीमोलाइसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं और हीमोलाइसिस होती है, आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है। और या एक तीसरा भी एक ऐसा केस है जिसमें आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है या जिसमें हीमोलाइसिस होती है। और तीसरा केस कौन सा है, आर व्हेन ब्लड स्टेगनेट्स इन द ब्लड वेसल, या ब्लड जो कि ये ब्लड वेसल्स में स्टेगनेट हो जाते हैं। स्टेगनेट का क्या मतलब है कि जब अब कोई ब्लड या वाटर वगैरह जब इसकी फ्लो होती है और उसको रास्ते में कोई रुकावट आ जाता है, तो इसको कहते हैं स्टेगनेट। स्टेगनेट्स का मतलब रुकावट डालना, रुकावट आना, ठीक है ना। सामने रुकावट जब आ रही हो तो इसको कहते हैं स्टेगनेट्स। सो अगर इस तरह के ब्लड वेसल्स में कोई रुकावट हो जिसके जरिए से ब्लड जो के हैं ये आसानी से फ्लो नहीं कर सकता है, तो इस तरह की कंडीशन को मेडिकल टर्म में कहते हैं कंजेशन, इसको कहते हैं कंजेशन, ब्लड कंजेशन इसको कहते हैं, ब्लड वेसल्स कंजेशन इसको कहते हैं, ठीक है। सो इन तीनों कंडीशंस में चाहे हीमोपैरासिटिक डिजीज हो, हेमोरेज हो या कंजेशन हो, तो ये तीनों जो के है ये हीमोलाइसिस काज करते हैं, ठीक है ना। अगेन आई डिजीज, अगर इस तरह के हीमोपैरासिटिक डिजीज हो, ठीक है ना, या अगर हेमरेज हो, हेमरेज क्या है, ब्लीडिंग, जिसमें ब्लड वेसल्स ब्लड जो के वेसल से बाहर जाता है किसी इंजरी की वजह से, ठीक है ना। या अगर ब्लड वेसल्स की कंजेशन आकर हो जाए, ब्लड सही फ्लो नहीं करता है क्योंकि सामने उसको कोई ब्लॉकेज आ रहा है रास्ते में, तो जब कंजेशन होती है तो इन तीनों कंडीशंस में जो कि क्या होता है, हीमोलाइसिस अकर होती है। ये तीनों कंडीशन जो कि है इसकी वजह से हीमोलाइसिस अकरिंग होती है, हीमोलाइसिस, ठीक है। और जब हीमोलाइसिस होता है तो इससे क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन जो कि ये रिलीज हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन की वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से आयरन जो कि है ये रिलीज हो जाएगा, और ये आयरन फिर डिफरेंट टिश्यूज में इंक्लूडिंग मैक्रोफेजेस भी है इसमें, तो इसमें स्टोर होता है, और नौ आयरन के इस शक्ल को कहते हैं हीमोसाइड्रीन, इसको कहते हैं, ठीक है। सो बहुत इजी, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सो अगेन वंस अगेन आई रिपीट, hemosidrin is the insoluble store form of iron in macrophages bound to ferritin. The source of iron is usually hemoglobin arising from hemolysis. यदि hemolysis की वजह से पैदा हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स जिसको hemolysis कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स को hemolysis कहते हैं।
तो ये क्यों होता है? इट अकर्स इन डिफरेंट हीमोपैरासिटिक डिजीज, तो मुख्तलिफ हीमोपैरासिटिक डिजीज में इस तरह होता है। और व्हेन ब्लड एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, फॉर एग्जांपल हेमरेज जिसको कहते हैं, तो इसमें भी इस तरह होता है। और व्हेन ब्लड स्टेगनेट्स इन द ब्लड वेसल्स, जिसको ब्लड कंजेशन कहते हैं, तो इस तरह के हालात में क्या होता है? हीमोलिसिस अकर होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। Following hemolysis, hemoglobin dissociates into heme and globin। क्या होता है कि जब भी हीमोलिसिस होता है, हीमोलिसिस, तो इस दौरान जो हीमोग्लोबिन है ये ब्रेकडाउन इसकी हो जाती है, ये डिसोसिएट हो जाता है दो चीज़ों में। एंड ड्यूरिंग हीमोलिसिस, जब हीमोलिसिस होती है, आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है, ब्लड की ब्रेकडाउन होती है, तो इस दौरान जो हीमोग्लोबिन है आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये दो चीज़ों में डिसोसिएट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। एक जो कि है हीम है और दूसरा है ग्लोबिन। तो इन दोनों से जो कि चूंकि आरबीसीज बनता भी है, तो जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन भी होती है तो इनसे वापस ये दो चीज़ें बन जाएंगे। एक को कहते हैं हीम और दूसरे को कहते हैं ग्लोबिन प्रोटीन। असल में जो हीम है ये आयरन होता है, ठीक है ना, और जो ग्लोबिन है ये असल में प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो एमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है ना। And it is the heme part that is taken by the macrophages। और ये इसका इन दोनों में जो हीम है, हीम, ये हीम पार्ट जो के है इसको मैक्रोपेजेस जो के है ये ले जाएगा। एज टेकन बाय द मैक्रोपेजेस, को मैक्रोपेजेस लेगा, एंगल्फ करेगा। इन विच आयरन स्टिल रिमेन्स इन इट्स फेरस स्टेट, और इसमें जो आयरन होता है ये स्टिल फेरस स्टेट में होता है। आयरन एज still remains in its ferrous state। सो फेरस स्टेट क्या है? आयरन जो कि हमारे साथ दो स्टेट में होता है, दो फॉर्म्स में होता है। एक को कहते हैं फेरस और दूसरे को कहते हैं फेरिक स्टेट, दूसरे को कहते हैं। फेरस में क्या होता है? फेरस स्टेट में, फेरस स्टेट में जो कि है आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है, +2, यानी केटाइन +2 होता है। डाइवेलेंट इसको कहते हैं, डाइवेलेंट केटाइन इसको कहते हैं, ठीक है ना। फिर फेरस में +2, इसमें +2 जो कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसको कहते हैं। क्योंकि आयरन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए इसको केटाइन कहते हैं। और फिर इस तरह के जिस पर +2 चार्ज हो, वैलेंसी इसका +2 हो, तो फिर इसको कहते हैं डाइवेलेंट केटाइन इसको कहते हैं, ठीक है ना। जबकि इसका एक दूसरा फॉर्म भी है फेरस के अलावा, दूसरे को कहते हैं फेरिक स्टेट। आयरन का एक दूसरा स्टेट भी है जिसको कहते हैं फेरिक स्टेट। तो फेरिक में फिर क्या होता है? फेरिक में जो कि है फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है फेरिक में, ठीक है। इन इसको फिर ट्राइवेलेंट केटाइन कहते हैं, फेरिक में फिर इसको ट्राइवेलेंट केटाइन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आयरन के दो स्टेट हो गए। तो इस इन दोनों स्टेट में से हीमोग्लोबिन में या हीम पार्ट में कौन सा स्टेट होता है आयरन का? तो फेरस स्टेट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 होता है, वैलेंसी +2 होती है, ठीक है ना। अच्छा, following hemolysis, hemoglobin dissociates into two parts. One is called heme and the other is called globin protein। And that is the heme part। और इन दोनों में ये heme part ही है जो macrophages इसको लेता है, which is taken by the macrophages in which iron still remains, जिसमें iron still जो कि ferrous state में होगा, ठीक है। So again I repeat this slide. Following hemolysis, hemoglobin dissociates into heme and globin, and it is the same part, and it is the heme part that is taken by the macrophages in which iron still remains in its ferrous state। So next slide की तरफ जाते हैं। अब ये हीमोसाइड्रीन हो गया, ठीक है ना, ये पिगमेंट्स में आता है, ठीक है ना। तो वो भी जो कि बाज़ों का डिपॉजिट हो जाता है, तो पिगमेंटेशन हीमोसाइड्रीन की वजह से भी हो सकती है। अब तीसरा मेलानिन हो गया, हीमोसाइड्रीन हो गया, एक तीसरा एक पिगमेंट की तरफ आते हैं जिसका नाम है बिलिरुबिन, ठीक है ना। ये भी बॉडी में पिगमेंटेशन काज करता है। सो बिलिरुबिन एज द येलो बाइल पिगमेंट फॉर्म फ्रॉम हीमोग्लोबिन। बिलिरुबिन क्या है? ये एक येलो कलर में पिगमेंट होता है, येलो कलर में।
सबसे पहले तो ये कि इसका कलर येलो होता है, ठीक है। और ये एक बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का क्या मतलब, यानी ये बाइल में मौजूद होता है, बाइल में होता है। बाइल क्या है, ये जूस होता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जिसको लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर इसको प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं बाइल। अब बाइल में बाइल एसिड्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल एसिड जो कि है और बाइल पिगमेंट, बाइल एसिड जो कि ये डाइजेशन ऑफ लिपिड्स या फैट्स में हेल्प देते हैं, जबकि बाइल पिगमेंट जो कि इसमें इंक्लूड है बिलिरुबिन, ठीक है। अच्छा, बाइल पिगमेंट है फॉर्म फ्रॉम हीमोग्लोबिन, और ये भी हीमोग्लोबिन से बनता है। बिलिरुबिन भी हीमोग्लोबिन से बनता है। Bilirubin is the yellow bile pigment formed from hemoglobin. After hemolysis of senescent erythrocytes, क्या होती है कि जब भी hemolysis होती है, hemolysis और सेनेसेंट एरिथ्रोसाइट्स की, सेनेसेंट एरिथ्रोसाइट का क्या मतलब है, यानी जो एरिथ्रोसाइट इसका टाइम जो खत्म होता है, ठीक है ना, आखिरी स्टेजेस में होते हैं, क्योंकि इसका अपना एक लाइफ स्पेन होता है, ठीक है ना। इन्हीं सेनेसेंट जो कि आमतौर पर एजेड के लिए यूज होता है, जिसका उम्र बहुत ज़्यादा हो, जिसका वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका हो, तो इसको कहते हैं सेनेसेंट। ओल्ड ह्यूमन को भी सेनेसेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के एरिथ्रोसाइट जो पुराने हैं, जो ओल्ड है, ठीक है ना, तो इसकी क्या होती है, हीमोलिसिस होती है। मैंने आपको कहा कि ये नॉर्मली भी होता है। इसमें भी जो कि क्या होता है कि जब इसमें भी हीमोलिसिस होती है, जिस तरह हीमोसाइट्री में हमने पढ़ा, तो बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। द रिलीज्ड हीमोग्लोबिन इज नॉर्मली टेकन बाय मैक्रोफेजेस। तो जो हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है, तो ये मैक्रोफेजेस इसको लेगा, हीमोग्लोबिन को मैक्रोफेजेस लेगा। कौन से मैक्रोफेजेस ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का, आरईएस, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का जो सेल्स होते हैं, इसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस इस हीमोग्लोबिन को रिसीव करेगा, ये लेगा मैक्रोफेजेस को। एंड द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम यानी आरईएस में क्या होता है, द एचबी जो कि है, इट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, एचबी इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। यानी इसमें जो एचबी होती है, तो इससे क्या होता है, आरईएस में जो मैक्रोफेजेस में एचबी आ जाता है, इट डिसोसिएट इनटू हीम एंड ग्लोबिन पार्ट। तो ये हीम और ग्लोबिन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगेन आई रिपीट, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन इज द येलो बाइल पिगमेंट formed from hemoglobin. Following hemolysis of senescent erythrocytes, the released hemoglobin is normally taken by macrophages of the reticuloendothelial system and the RES reticuloendothelial system. The HB dissociates into heme and globin. फिर नेक्स्ट क्या होता है, द एमाइनो एसिड्स ऑफ ग्लोबिन। अब दो चीजों में ये डिसोसिएट हो गया हीमोग्लोबिन, एक ग्लोबिन पार्ट में और दूसरा हीम पार्ट में डिसोसिएट हो गया। तो इसके ग्लोबिन पार्ट में क्या होगा, चूंकि ग्लोबिन पार्ट जो कि ये प्रोटीन इन नेचर होता है, तो इसमें क्या होंगे प्रोटीन में, तो इसमें जरूर एमाइनो एसिड्स होंगे। तो जो एमाइनो एसिड्स होते हैं ग्लोबिन के, द एमाइनो एसिड्स ऑफ ग्लोबिन आर रिसाइकल, ये रिसाइकल हो जाते हैं, सेल में वापस जाते हैं और इससे वापस प्रोटीन वगैरह बन जाते हैं। तो ग्लोबिन की जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, ये वापस रिसाइकल हो जाते हैं बॉडी में, इससे दोबारा कोई प्रोटीन वगैरह बन जाएगा। वेयर इज हीम पार्ट, लेकिन जो हीम पार्ट होता है, जो आयरन होता है, ए साइक्लिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स एंड सेंट्रली प्लेस्ड फेरस आयरन इज ओ पार्ट। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये सेंटर में ये हीम पार्ट जो कि है, हीम पार्ट ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाता है, साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है ना, जो 4 पायरोल रिंग से बना होता है। 4 पायरोल रिंग, पायरोल रिंग किसे कहते हैं, पायरोल ये इस तरह के रिंग्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होते हैं। तो 4 पायरोल रिंग जो के हैं, जो साइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसके सेंटर में ये आयरन के साथ कनेक्टेड हो जाता है, इस हीम के साथ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। सेंट्रली प्लेस्ड पेरस, यानी सेंटर में ये आयरन पड़ा होता है और इसके चारों तरफ इसके साथ अटैच हो जाता है 4 पायरोल रिंग इसके साथ अटैच हो जाते हैं। यानी जब हिमोलाइसिस होती है, आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, तो ये हीमोग्लोबिन रिलीज करेगा। हीमोग्लोबिन जो कि इसको मैक्रोफेजेस लेगा, जो आरई रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम आरईएस का जो मैक्रोफेजेस सेल्स है, ये इसको लेगा।
फिर क्या हो जाएगा कि जो ग्लोबिन पार्ट है ये तो इमाइनो एसिड से बना है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन और इमाइनो एसिड से बनता है, तो ये तो वापस रिसाइकल हो जाएंगे। लेकिन जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट का क्या हो जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है ना, जिसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। ये पायरोल रिंग मैंने आपको कहा कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं और सेंटर में ये आयरन पड़ा होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ द हीम, हीम की जब ऑक्सीडेशन होती है, इट इज कैटलाइज्ड बाय हीम ऑक्सीजनेज। ये एक एंजाइम है जिसको हीम ऑक्सीजनेज कहते हैं। तो इसको ये एंजाइम जो कि है कैटलाइज करता है। इस एंजाइम की वजह से हीमोग्लोबिन, हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन जो डिस्ट्रक्शन के बाद हासिल होता है, तो ये इस एंजाइम के थ्रू हीम ऑक्सीजनेशन की, ऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ द हीम इज कैटलाइज्ड बाय हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम and lead to its opening into a linear molecule, और ये इसको एक ओपन लीनियर मॉलिक्यूल में फिर कन्वर्ट करता है जिसको बिलीवर्डिन कहते हैं, ठीक है ना। हीम ऑक्सीजनेज क्या करता है, ये हीम की ऑक्सीडेशन करता है और इसको एक ओपन लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर का क्या मतलब होता है, जो रिंग में नहीं होता है, सीधा होता है, एक लीनियर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है इसको, जिसको बिलीवर्डिन कहते हैं। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बिलीवर्डिन और कार्बन मोनोऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करते हैं। So again I repeat, the amino acids of globin are recycled, whereas the heme, a cyclic molecule made up of 4 pyrrole rings and centrally placed ferrous iron, is opened. Oxidation of the heme is catalyzed by heme oxygenase enzyme and leads to its opening into a linear molecule called biliverdin and carbon monoxide. और फिर क्या होता है, इसके बाद जो बिलीवर्डिन है इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में फिर इससे क्या बन जाता है, बिलीरुबिन बन जाता है। यानी ये जो बिलीवर्डिन है इसकी फर्दर प्रोसेस होगी और फिर लास्ट में ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। पोरपायरिन्स, पोरपायरिन्स क्या है, पोरपायरिन्स ये दूसरा पिगमेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये पोरपायरिन्स, हीमोसाइड्रीन और बिलिरुबिन या जो बिलिवर्डिन है, ये तीनों एक ही है, मतलब ये आरबीसीज की ब्रेकडाउन से हासिल हो जाते हैं। Porphyrins are organic compounds made up of the 4 pyrrole rings। ये 4 जो पायरोल रिंग्स होते हैं, ठीक है ना, 4 पायरोल रिंग्स पेंटागोन शेप में होते हैं, ठीक है ना, 4 पायरोल रिंग्स होते हैं लेकिन पेंटागोन शेप रिंग्स होते हैं। 4 कार्बन एटम विद नाइट्रोजन। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये 4 पायरोल रिंग से बनता है। पोरपायरिन क्या है, पोरपायरिन्स ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसमें क्या होता है, इसमें 4 पायरोल रिंग्स होते हैं, 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। तो एक जो ईच पायरोल रिंग होता है ये पेंटागोन शेप का होता है। इसके रिंग में 5 कार्बन 5 एटम होते हैं और इन 5 एटम में क्या होता है, 4 जो के है इसमें कार्बन होते हैं और एक इसमें नाइट्रोजन होगा, 4 इसमें कार्बन और एक नाइट्रोजन होगा। तो जो पायरोल रिंग होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स होते हैं और पेंटागोन शेप में होते हैं। मतलब ये कि इस रिंग में 5 एटम जो कि ये रिंग बनाते हैं, पेंटागोन शेप में होता है तो 5 एटम ये बनाएंगे। तो इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं पायरोल रिंग में और एक इसका इसमें नाइट्रोजन होता है। अगर शॉर्टकट आप इसको डिफाइन करना चाहते हो पायरोल रिंग को, तो पायरोल रिंग क्या है, इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। को ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है, ऐसा रिंग होता है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है और ये पेंटागोन शेप में होता है, ठीक है ना। तो जब पेंटागोन शेप में होता है तो एक तो इसमें नाइट्रोजन आ गया, तो बाकी 4 कौन से एटम्स है इसमें, तो बाकी 4 जो कि ये कार्बन होते हैं। तो अब ये तो एक पायरोल रिंग हो गया कि एक पायरोल रिंग किस तरह होता है। तो इसी तरह जो 4 पायरोल रिंग आपस में मिल जाते हैं तो ये पोरपायरिन बनाते हैं। व्हेन 4 पायरोल रिंग्स मीट टुगेदर दिस विल मेक्स पोरपायरिन। अच्छा, ये जो 4 पायरोल रिंग्स होते हैं फिर इसको आपस में कनेक्टेड रखता है सेंट्रली एक मेटल आयन होता है जो इसको कनेक्टेड रखता है, आयरन होता है, ठीक है ना। सो एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल पोरपायरिन। अब ये पोरपायरिन जो कि अपने एक नॉर्मल लेवल में ये बॉडी में
प्रोड्यूस होता है। जब इसकी एक्सेस यानी नॉर्मल से ज़्यादा मकदार में जब ये प्रोड्यूस होता है, एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल पोरफायरिन आइसोमर्स लीड्स टू देयर डिपोजिशन एंड टिश्यू। जब पोरफायरिन ज़्यादा बनेगा तो ये फिर टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है, टिश्यूज़ में ये जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर ये एक पिगमेंट, चूंकि ये पिगमेंट है तो फिर उसकी वजह से ये पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन ऑकर होता है। तो अगेन आई रिपीट, पोरफायरिन्स क्या है? पोरफायरिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। अब ये पायरोल रिंग आपको यहाँ पर डिफाइन करता है ब्रैकेट में कि पायरोल रिंग क्या होता है। पायरोल रिंग इज अ पेंटागन शेप्ड रिंग्स ऑफ 4 कार्बन एटम्स विद अ नाइट्रोजन, यानी एक नाइट्रोजन के साथ साथ 4 इसमें कार्बन एटम होते हैं। एंड अ सेंटर बाउंड मेटल आयन, इसके सेंटर में एक मेटल आयन होता है, फॉर एग्जांपल इन केस यहाँ पर आयरन होता है। Excess formation of abnormal porphyrin isomers lead to their deposition in tissues। तो जब इसकी भी एक्सेसिव लेवल पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ये प्रोड्यूस होता है तो फिर ये बोन्स टिश्यूज में फिर इसकी डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन अकर हो जाएगा। Porphyria is a pathological state characterized by accumulation of abnormal porphyrins in tissue। तो इसी तरह अगर टिश्यूज में ये पोरफायरिन जो के हैं एबनॉर्मली या पैथोलॉजिकली इसकी जब एक्यूमुलेशन होती है, एबनॉर्मल इसकी जो एक्यूमुलेशन है पोरफायरिन्स की जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है टिश्यूज के अंदर, तो ये एक पैथोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस करता है, पैथोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस करेगा और इस पैथोलॉजिकल स्टेट को कहते हैं पोरफायरिया। So porphyria क्या है? It is the pathological state characterized by accumulation of abnormal porphyrins in tissues। जो abnormal porphyrins होती है या porphyrin जब ज़्यादा लेवल में आ जाता है तो फिर ये टिश्यूज में ज़्यादा मकदार में फिर ये accumulate हो जाता है और ये एक pathological state क्रिएट करता है जिसको porphyria कहते हैं। तो इसके लिए मेडिकल में एक टर्म मिलता है जिसको कहते हैं porphyria, इसको कहते हैं। The disease is also known as osteohemochromatosis भी इसको कहते हैं, osteohemochromatosis भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब ऑस्टियो वर्ड क्यों इसमें यूज हो गया, हीमोक्रोमेटोसिस या ऑस्टियोहीमो, इट इज ड्यू टू रेडिश ब्राउन बोन पिगमेंटेशन, क्योंकि जो बोन पिगमेंटेशन है ये रेडिश ब्राउन होता है इसमें, तो इसलिए इसको ऑस्टियोहीमोक्रोमेटोसिस भी कहते हैं। या इस पोरफायरिया का तीसरा नाम भी है, इसको पिंक टूथ भी इसको कहते हैं, पिंक टूथ। ये क्यों? बिकॉज इसमें जो टीथ का कलर होता है ये पिंक हो जाता है ड्यू टू कलर ऑफ टीथ, इसको पिंक टूथ भी कहते हैं। यानी पोरफायरिया भी इसको कहते हैं, ऑस्टियोहीमोक्रोमेटोसिस भी इसको कहते हैं और पिंक टूथ भी इसको कहते हैं। सो अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड। Porphyria is a pathological state characterized by accumulation of abnormal porphyrins in tissue। The disease is also known as osteohemochromatosis due to reddish brown bone pigmentation or pink tooth due to color or teeth। अच्छा, पोरफायरिन्स के बाद है अब एक लास्ट जो कि है एक और पिगमेंट्स है जिसको लिपोप्यूसिन कहते हैं, ठीक है ना। लिपोप्यूसिन की तरफ आते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये कुछ पिगमेंट्स के हमने एग्जांपल लिए, ठीक है ना, कुछ पिगमेंट्स है इसको हम एग्जांपल के तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिपोप्यूसिन एज अ गोल्डन ब्राउन ग्रेन्यूलर पिगमेंट। लिपोप्यूसिन जो के हैं ये एक गोल्डन यानी गोल्ड कलर का होता है, गोल्डन ब्राउन कलर इसका होता है, गोल्डन ब्राउन, और ग्रेन्यूलर पिगमेंट यानी ग्रेन्यूल की शक्ल में होता है। लिपोप्यूसिन जो कि ये गोल्डन ब्राउन कलर में होता है और ग्रेन्यूल्स की शक्ल में होता है, ये एक पिगमेंट है। अच्छा, ये कहाँ से डिराइव होता है? जिस तरह हीमोसाइड्रीन या जो बिलीवर्डिन था ये आरबीसीज की ब्रेकडाउन से हासिल हो जाता था, तो लिपोप्यूसिन कहाँ से हासिल होता है? ये जो गोल्डन ब्राउन ग्रेन्युलर पिगमेंट है जिसको लिपोप्यूसिन कहते हैं, ये कहाँ से डिराइव होता है? सो डिराइव फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। ये कहाँ से डिराइव होता है? लिपिड मेम्ब्रेन की जब ब्रेकडाउन होती है, लिपिड मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड मेम्ब्रेन है क्योंकि लिपिड के 2 लेयर से बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह के ये सेल में बाज ऑर्गेनेल्स या सेल मेम्ब्रेन हो गया जो लिपिड से बनते हैं,
तो जब ये लिपिड मेम्ब्रेन की जब ब्रेकडाउन होती है तो फिर ये जो कि है लिपोप्यूसिन पिगमेंट ऐसे डिराइव हो जाता है। कॉमनली ऑब्जर्व्ड एंड मायोकार्डियल एंड नर्व सेल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स, और ये मोस्टली कॉमनली जो कि कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ है, मायोकार्डियल सेल्स में और नर्व सेल्स में, ठीक है। नर्व्स और मायोकार्डियल मसल ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो मसल मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं, तो इसमें ये ऑब्जर्व हुआ है लिपोप्यूसिन। Hence, the pigment is regarded as an aging pigment. इसको aging pigment भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एजेड लोगों में वो होता है, इसको aging pigment भी कहते हैं। And the pathological term referring to deposition of lipopeucin, तो जो pathological term है जो लिपोप्यूसिन की डिपोजिशन के लिए यूज होता है, जिसमें लिपोप्यूसिन डिपॉजिट हो जाता है सेल्स में एक्सेसिव लेवल में, तो इसको कहते हैं लिपोप्यूसिनोसिस, इसको कहते हैं लिपोप्यूसिनोसिस, इसको कहते हैं। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो कि लिपोप्यूसिनोसिस हम किस तरह डिफाइन करते हैं, सो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दी एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल डिपोजिशन ऑफ दी लिपोप्यूसिन, इट इज कॉल्ड लिपोप्यूसिनोसिस, ठीक है। सो इसको मैं रिपीट करता हूँ, लिपोप्यूसिना, लिपोप्यूसिन इज अ गोल्डन ब्राउन ग्रेन्युलर पिगमेंट होता है, and it is derived from the breakdown of lipid membrane, यानी लिपिड मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन से ये हासिल होता है। कॉमनली ऑब्जर्व्ड, और ये कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ है, मायोकार्डियल एंड नर्व सेल्स में ये ऑब्जर्व हुए। Hence the pigment is regarded as an aging pigment and the pathological term referring to deposition of lipopeucin, it is called lipopeucinosis, इसको कहते हैं। यानी लिपोप्यूसिन की एक्युमुलेशन को क्या कहते हैं, लिपोप्यूसिनोसिस इसको कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लिपोप्यूसिनोसिस इंक्लूड, अच्छा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लिपोप्यूसिनोसिस काज करते हैं, मतलब लिपोप्यूसिन की एबनॉर्मल एक्युमुलेशन काज करते हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, क्रोनिक टिश्यूज इंजरी, जब टिश्यू इंजरी हो जाए और क्रोनिक इंजरी हो जाए तो इसमें लिपोप्यूसिनोसिस अकर होता है। विटामिन ई एंड सेलेनियम डिफिशिएंसीज, या अगर बॉडी में विटामिन ई की डिफिशिएंसी आ जाए या सेलेनियम की डिफिशिएंसी आ जाए, दोनों जो के है एलिमेंट्स हैं, विटामिन ई एंड सेलेनियम जो कि एक एलिमेंट है, तो अगर सेलेनियम या विटामिन ई की डिफिशिएंसी आ जाए तो इसमें भी लिपोप्यूसिनोसिस अकर होता है। या इंक्रीज इनटेक ऑफ डाइट्स, या डाइट्स की जो कि है बहुत ज़्यादा इंक्रीज इनटेक है, आप बहुत ज़्यादा डाइट्स लेते हो, रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है ना, और अगर आप इस तरह की डाइट्स लेते हो जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, या बहुत ज़्यादा डाइट लेते हो तो इसमें भी लिपोप्यूसिनोसिस आकर होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने पिगमेंटेशन का लेक्चर ख़त्म किया। सो पिगमेंटेशन लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और फिर इसके दो टाइप्स, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस, दो टाइप्स हमने किए थे। फिर एक्सोजीनियस को हमने कल किया था, एंडोजीनियस में हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े, जिसमें एक नंबर था मेलानिन, जो कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में जो कि हमने इसके साथ साथ जो कि हीमोसाइट्रीन, पोरपायरिन्स एंड बिलिरुबिन और लिपोप्यूसिन हमने, यानी ये चार एग्जांपल्स आज हमने पढ़े। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।